हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल और ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ साथ हम लोगों ने एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं उस पर भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स की, दैट इज़ गोल्जी एपेरेटस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गोल्जी एपेरेटस क्या होता है, इससे हम और किस किस नाम से जानते हैं, इसे किसने डिस्कवर किया था, फिर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो द गोल्जी एपेरेटस इज़ अ सेल ऑर्गेनेल्स। गोल्जी एपेरेटस क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि एवरी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स से स्टार्ट करने से पहले ही ये डिस्कस किया था कि सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। गोल्जी एपेरेटस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्जी बॉडी और गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप गोल्जी बॉडी देखते हो या फिर गोल्जी कम्प्लेक्स तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी का अनदर नेम है, इसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में गोल्जी एपेरेटस को डिस्क्राइब किया था। जब वो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने इस सेल ऑर्गेनेल्स का पता लगाया था। इसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वो एक और साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके साथ वो वर्क कर रहे थे नर्वस सिस्टम पे, तब उन्हें इस सेल ऑर्गेनेल्स की के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ पे होता है और इसे हम फिर डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। इट इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एलोंग साइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देखा था, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के जस्ट सटे हुए, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उससे सटा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन। ओके, तो ये गोल्जी एपेरेटस, यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके जस्ट सटे हुए ये गोल्जी एपेरेटस प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये इसका लोकेशन हो गया। अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये कुछ पैरेलली अरेंज्ड एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे एक सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों ने बिस्किट्स के पैकेट देखे होंगे, तो उसमें बिस्किट्स कैसे अरेंज्ड होता है? कुछ इस तरह से बिस्किट उसमें अरेंज्ड होता है ना, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में। तो जब आप इसे वर्टिकली, इस बिस्किट के पैकेट को जब आप वर्टिकली देखोगे, वर्टिकली मतलब क्या? जब इसको आप खड़ा करके ऐसे रखोगे तो वो स्टैक्स कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, उसमें बिस्किट इस तरह से अरेंज्ड होंगे। तो इसी को हम इस तरह से अरेंजमेंट जो होता है, इस तरह के अरेंजमेंट को स्टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक्स। ठीक है, तो गोल्जी एपेरेटस भी कुछ इसी तरह से अरेंज्ड होता है। अगर हम इसे वर्टिकली देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक। तो फिर हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज़ अ सिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम है। किसका? किस तरह का सिस्टम है? तो जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड होते हैं। किस तरह से अरेंज्ड होते हैं? तो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं इन स्टैक्स फॉर्म। ठीक है, और इस स्टैक्स को सिस्टर्नी कहा जाता है, बिकॉज हेयर मोर देन वन सिस्टर्ना इज प्रेजेंट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्ना का प्लूरल होता है सिस्टर्नी। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सिस्टर्ना यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम सिस्टर्ना नहीं कह करके सिस्टर्नी कहेंगे। ओके, सो व्हाट इज गोल्जी एपेरेटस? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स। फ्लैटेंड क्यों? क्योंकि ये कुछ चपटा सा दिखाई दे रहा है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए फ्लैटेंड सैक्स है। और सैक्स मतलब क्या? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसलिए इसे सैक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को, इस स्टैक को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ओके,
दीज मेम्ब्रेन्स, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्या चीज़ का बना हुआ, तो मेम्ब्रेन्स का। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन्स मिल करके गोल्जी एपरेटस को बनाते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स आर कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी एपरेटस का जो मेम्ब्रेन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से जस्ट सटा हुआ होता है। ओके, न्यूक्लियर इन्वेलप का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उससे जस्ट सटा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलोंग साइड प्रेजेंट होता है गोल्जी एपरेटस। ओके फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस ये दोनों साथ साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये अभी आप आगे देखोगे। आइए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जनरली द गोल्जी एपरेटस इज मेड अप ऑफ 6 to 8 सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी है ये एक स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं एक सिस्टर्ना, फिर ये दूसरा सिस्टर्ना हुआ है ना, इसी तरह से ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पे 6 सिस्टर्नी है। तो एक गोल्जी एपरेटस या तो 6 to 8 सिस्टर्नी का बना हुआ होता है, 6 to 8 सिस्टर्नी से मिलकर के बना हुआ होता है। किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। बट कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये 60 स्टैक्स तक प्रेजेंट होता है। एक गोल्जी एपरेटस में 60 स्टैक्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, तब एक गोल्जी एपरेटस बनता है। ओके, द इनर, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पाउच का ऊपर का जो सरफेस है वो खुला हुआ है, ओपन है। तो ये जो ओपन स्पेस है इसमें कुछ फील्ड होता है, कुछ एंजाइम्स फील्ड होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स फील्ड होते हैं। तो इस ओपन स्पेस को हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लुमेन कहते हैं। तो व्हाट इज ल्यूमेन, द इनर ओपन स्पेसेस ऑफ द सिस्टर्नी इज कॉल्ड ल्यूमेन। ओके, the Golgi lumen has important enzymes within it that help in modifying proteins for transport. Students, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसे इसी गोल्जी एपरेटस में सेंड कर दिया जाता है। तो इस गोल्जी एपरेटस में उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, उसे फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी किया जाता है। तो वो फंक्शनिंग, वो प्रोसेसिंग कहाँ होती है, इसी ल्यूमेन में होती है, इस पाउच के अंदर होती है। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है गोल्जी एपरेटस का वेसिकल्स। इससे पहले हमने क्या देखा, सिस्टर्नी, सेकंड स्ट्रक्चर ल्यूमेन, एंड थर्ड क्या, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स क्या है, वेसिकल्स आर द सैक्स। वेसिकल्स एक कैरिंग बैग जैसा होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल्स बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सभी प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह को जो जिनका ट्रांसपोर्ट होना होता है उसे ये क्या करता है, कैरी करता है। ये वेसिकल्स जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे वेसिकल्स, ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स को कैरी करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो वेसिकल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेसिकल्स आर दी सैक्स दैट कैरी प्रोटीन्स, लिपिड्स etc नेसेसरी फॉर सेल्स दैट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड। ओके, अब बेसिकली गोल्जी एपरेटस में 2 टाइप्स के वेसिकल्स फंक्शन करते हैं। एक होता है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और दूसरा होता है सेक्रेटरी वेसिकल्स। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट होना है उसे ये रिसीव करते हैं। ये जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है ये मटेरियल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करते हैं। ठीक है, और अदर सेक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन मटेरियल्स को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। जब इन मटेरियल्स की गोल्जी एपरेटस में प्रोसेसिंग हो जाती है, इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, इनकी पैकेजिंग हो जाती है, तब इसे सेक्रेटरी वेसिकल्स की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ताकि ये सेक्रेटरी वेसिकल्स इन मटेरियल्स को आगे की तरफ ले जा सकें। ओके, तो वेसिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और दूसरा होता है सेक्रेटरी वेसिकल्स। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मटेरियल्स को, प्रोटीन्स को रिसीव करते हैं और सेक्रेटरी वेसिकल्स गोल्जी एपरेटस से दूर ले जाते हैं। ओके,
जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इसका दो फेस दिख रहा है ना। एक वो फेस है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ एक फेस होता है, और दूसरा फेस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है उस फेस को सिस फेस कहा जाता है, और जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उस फेस को ट्रांस फेस कहते हैं। ठीक है, दैट इज मेंशन हेयर। द गोल्जी एपेरेटस इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। द सिस फेस इज द फेस towards the endoplasmic reticulum that receives the materials formed in the endoplasmic reticulum through the incoming transport vesicles। तो ये सिस फेस क्या करते हैं, मटेरियल्स को रिसीव करते हैं जो मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और किसके थ्रू रिसीव करते हैं, तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू। ओके, अब आइए ट्रांस फेस को देखते हैं। तो द ट्रांस फेस इज द फेस टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होगा, है ना। सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट होता है, और ट्रांस फेस जो होता है वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होता है। द ट्रांस फेस इज द फेस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट रिलीजेस द मटेरियल्स फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी में जो मटेरियल्स की पैकेजिंग हो जाती है फाइनली, तब ये सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू, सेक्रेटरी वेसिकल्स की हेल्प से ये ट्रांस फेस क्या करता है, मटेरियल्स को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड इन द ईआर, सिंथेसाइज्ड होना यानी कि बनना, फॉर्मेशन होना, मैन्युफैक्चर होना। ठीक है, जब कोई भी प्रोटीन्स और लिपिड्स अच्छे तरह से सिंथेसाइज हो जाता है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, उसी प्रोटीन्स और लिपिड्स को सेंड किया जाता है गोल्जी बॉडी में। और कहाँ पे सेंड किया जाता है, तो सिस फेस में। ठीक है, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए। और ये जो ल्यूमेन है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस प्रोटीन्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और रेडी करते हैं आगे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, तो सिस फेस से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट है, और फिर इसको दो पार्ट में बांट दो, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, अच्छे से इसकी पैकेजिंग वगैरह हो जाती है, और फिर इसे ट्रांस फेस में शिफ्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है। जब पैकेजिंग हो जाती है तो देन दे आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल को, एक सेल को अगर ज़रूरत है तो वो उसी में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका, जैसे कि अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, है ना। जैसे कि लाइसोसोम्स हो गया, तो लाइसोसोम्स को किसी एंजाइम्स की ज़रूरत है तो वो सिंथेसाइज होकर के सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू लाइसोसोम में भेजा जाता है ना। किसी या फिर अगर दूसरे सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो सेक्रेटरी वेसिकल्स सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो जब पूरी तरह से प्रोटीन्स या लिपिड्स की सिंथेसिस हो जाती है तब उसे गोल्जी एपेरेटस से बाहर सेंड किया जाता है। दिस वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट देम टू दियर डेस्टिनेशन। ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं क्या करते हैं, वो उन्हें फाइनल डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है ना। ये पूरा पार्ट एक पार्ट है सेल का। जैसे कि ये एक सेल है, सेल में है ये न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये सटा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप समझ लो, इसे सपोज करो कि इतना पोर्शन सेल का, इतना पोर्शन, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जस्ट सटा हुआ ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी के जस्ट अलोंग साइड में गोल्जी एपेरेटस प्रेजेंट है। तो किसी भी प्रोटीन की, मान लेते हैं ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है प्रोटीन। तो इस प्रोटीन की सिंथेसिस हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब इसे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में ट्रांसफ़र किया गया यहाँ पे। उसके बाद इसे सिस फेस में ट्रांसफ़र किया जाता है, गोल्जी एपेरेटस के सिस फेस में। उसके बाद ये वन सिस्टर्नी टू अनदर सिस्टर्नी में ये शिफ्ट होते जाते हैं एंड देन फाइनली कहाँ पहुँचते हैं, ट्रांस फेस में। जब ट्रांस फेस में पहुँच जाते हैं फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है सेक्रेटरी वेसिकल्स में, और सेक्रेटरी वेसिकल्स में जब पहुंच जाते हैं तब इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इनके फाइनल डेस्टिनेशन पे। ओके।
थ्रू। तो ये है ओवरऑल इसका मैकेनिज्म, किस तरह से गोल्जी एपेरेटस फंक्शन करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन्स, लिपिड्स etc इन वेसिकल्स। तो जो भी मटेरियल्स, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करना, उनका स्टोरेज करना, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना एंड देन पैकेजिंग करके वेसिकल्स में ट्रांसफ़र करना, ये है इसका फंक्शन। सेकंड मेजर फंक्शन क्या है, इट इज़ द मेजर साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट इज़ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल शुगर से कम्प्लेक्स शुगर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कहाँ होती है, गोल्जी एपेरेटस में ही होती है। थर्ड फंक्शन, द गोल्जी एपेरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो कि एक सेल ऑर्गेनिल्स है, तो उसका भी फॉर्मेशन गोल्जी एपेरेटस के थ्रू ही होता है। ओके, तो अनदर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज टू मेक न्यू वेसिकल्स। तो नए नए जो वेसिकल्स बनते हैं वो गोल्जी एपेरेटस का जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसी से नए वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखो, ये देखिए, ये वेसिकल्स है, ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स है, जो कि अभी पूरी तरह से वेसिकल नहीं बना है ना। इसे यहाँ से डिस्पैच होना अभी बाकी है। तो इसी तरह से जब इसके एग्जिस्टिंग मेम्ब्रेन इसके बॉडी से पूरी तरह से डिस्पैच हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं क्या, वेसिकल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पूरी तरह से डिस्पैच हो गया, तो इसे हम कहेंगे वेसिकल। और जब तक ये ज्वाइंट है तो दिस इज न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, जो कि अभी पूरी तरह से वेसिकल नहीं बना है। ओके, तो गोल्जी एपेरेटस के मेम्ब्रेन से ही वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा गोल्जी एपेरेटस सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की हमने बात की थी। प्लांट सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है, जैसे कि पेक्टिन है ना, हमने पढ़ा था सेल वॉल, तो उसमें हमने देखा था कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, या फिर उसमें हेमीसेल्यूलोज भी पाए जाते हैं, एज वेल एज सेल्यूलोज भी पाया जाता है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो इन सारे पॉलीसैकेराइड्स की सिंथेसिस भी गोल्जी एपेरेटस में ही होती है। तो ये है गोल्जी एपेरेटस का मेजर रोल। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, इसे एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गोल्जी एपेरेटस। तो गोल्जी एपेरेटस एक सेल ऑर्गेनल्स है। इसे डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। वेयर इट इज़ फाउंड, तो इट इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। इसके लोकेशन की बात करें, वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो इट इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एलोंगसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। एक होता है सिस्टर्नी, ल्यूमेन एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड पैरेलली इन स्टैक्स। व्हाट इज ल्यूमेन, तो ल्यूमेन आर इनर ओपन स्पेसेस ऑफ सिस्टर्नी फिल्ड विद एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स भरा हुआ होता है। और इस एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। थर्ड कंपोनेंट क्या है, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स क्या हैं, ये कैरिंग बैग्स होते हैं, कैरिंग पाउचेज होते हैं, जो कि सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को, लिपिड्स को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और दूसरा होता है सेक्रेटरी वेसिकल्स। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं, और सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होता है, वो डिस्पैच करते हैं प्रोटीन्स को। इसके अलावा गोल्जी एपेरेटस के 2 फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस होता है गोल्जी एपेरेटस का, उसे सिस फेस कहते हैं। एंड दिस इज रिसीविंग फेस, ये मटेरियल्स को रिसीव करते हैं। किससे रिसीव करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ट्रांस फेस इज रिलीजिंग फेस टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो की तरफ जो साइड होता है गोल्जी एपेरेटस का, उसे हम कहते हैं ट्रांस फेस। फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। थर्ड फंक्शन लाइसोसोम फॉर्मेशन। फोर्थ फंक्शन न्यू वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज इसमें बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स की भी
सिंथेसिस होती है जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है गोल्जी ऑपरेटस। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम डिटेल्स में देखेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।